हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी प्लांट डेवलपमेंट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 6 to 7 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी से डेवलपमेंटल सेक्शन में, वो सारे क्वेश्चन CSIR नेट GRF के आज हम कवर करने वाले हैं। इफ़ आपने मेरी प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी की वीडियोस को नहीं देखा है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फर्स्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वॉच द प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी वीडियोस। सो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ लॉन्गिट्यूडल सेक्शन थ्रू एन अरेबिडोप्सिस शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड लीफ पेरिमोडियम. At its flank, the dorsal and ventral domain are marked. The D and V genes are expressed in the dorsal and ventral domain respectively. इसमें बोला है कि एरेबिडोप्सिस का, शूट एपिकल मेरिस्टेम का और सैम का डायग्राम गिवन है और उनकी डोर्सल वेंट्रल जो साइड है वो D से मार्क है एंड V से मार्क है, और वो गिवन है कि डोर्सल साइड कहाँ है और वेंट्रल साइड कहाँ है। देन इन्होंने कुछ फिनोटाइप्स दिए हैं, कुछ सिचुएशंस दिया है। क्या दिया है इन्होंने बोला है लॉस ऑफ डी फंक्शन मेक्स द लीफ वेंट्रलाइज्ड व्हेन इट्स ओवर एक्सप्रेशन डॉर्सलाइज द लीफ। जब डी का फंक्शन लॉस हो जाता है तो लीफ जो होती है वो वेंट्रलाइज हो जाती है। इट मीन्स डी किसके लिए था? डी हमारा था डॉर्सल कंडीशन के लिए। डी हमारा था डॉर्सल कंडीशन के लिए और डी इनहिबिट करता था वेंट्रल कंडीशन को, क्योंकि डी रोकता था वेंट्रल कंडीशन को। जब भी तो डी के जाते के साथ ही पूरे का पूरा जो लीफ थी वो क्या हो गई? वेंट्रलाइज्ड हो गई। तो फर्स्ट तो हमें पता चलता है कि जो डी था वो हमारा इनहिबिट करता था बी को। देन हम देखेंगे बी से हमें क्या पता चलता है? लॉस ऑफ बी फंक्शन मेक्स द लीफ डॉर्सलाइज्ड when its over expression ventralize the leaf. जब हमारा V का फंक्शन लॉस होगा तो पूरी की पूरी लीफ डॉर्सलाइज्ड हो जाएगी। V का फंक्शन होगा डॉर्सलाइज हो जाएगी। इट मीन्स जो V है वो भी क्या करता था? वो भी हमारा इनहिबिट करता था D के फंक्शन को। V भी इनहिबिट करता था D के फंक्शन को, D भी इनहिबिट करता था V के फंक्शन को। अब हमें देखनी है C से हमें क्या पता चलता है? लॉस ऑफ माइक्रो RNA MIR166 डॉर्सलाइज द लीफ। जैसे ही माइक्रो RNA लॉस होगा लीफ डॉर्सलाइज हो जाएगी। मीन्स हमारा माइक्रो RNA डॉर्सल कंडीशन को रोकता होगा, जब भी तो उसके लॉस होने पर वो डॉर्सलाइज्ड हो जाएगी। हमें मम्मी पापा घर के बाहर जाने से रोकते हैं, जब भी तो हम उनकी एब्सेंस में बाहर चले जाते हैं। हम उनकी प्रेजेंस में नहीं जाते, उनकी एब्सेंस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें रोकते हैं। ऐसे ही हमारा वेंट्रल साइड की एब्सेंस में डॉर्सल आ रही है, डॉर्सल की एब्सेंस में वेंट्रल आ रही है, क्योंकि वो उसको रोकती थी इसलिए। और mRNA की एब्सेंस में क्या आ रहा है? डॉर्सलाइज्ड आ रही है। मतलब जो हमारा RNA है वो इनहिबिट करता है किसको? वो हमारा इनहिबिट करता था डॉर्सल साइड को, क्योंकि उसके लॉस होने पर डॉर्सल साइड आ रही है। मीन्स वो लॉस हो गया तो डॉर्सल साइड आ रही थी। इट मीन्स mRNA स्टॉप कर रहा था डॉर्सल साइड को, जब भी तो उसके होने पर डॉर्सल साइड नहीं आ पा रही थी। ओके, अब आती है डी सिचुएशन से हमें क्या पता चलता है? mRNA फंक्शनिंग बाय इनहिबिटिंग इन इस टारगेट RNA। mRNA फंक्शन करती है टारगेट RNA को इनहिबिट करके। ओके, अब हमें इन सब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगता है। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, ए ऑप्शन को देखिए, तो हमारा इसमें बोल रहा है कि mRNA जो है वो इनहिबिट कर रहा है डॉर्सल को। सही बात तो है, बट इसमें डॉर्सल और वेंट्रल का आपस में रिलेशन नहीं लिखा, तो हमारा ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, इफ हम बी को, तो इसमें है कि mRNA प्रमोट कर रहा है डॉर्सल को, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। देन हम सी देखिए, तो सी में हमारा लिखा है कि mRNA जो है वो इनहिबिट कर रहा है डॉर्सल को। सही सिचुएशन है। फिर लिखा है डॉर्सल हमारा इनहिबिट कर रहा है वेंट्रल को, फिर लिखा है डॉर्सल इनहिबिट कर रहा है वेंट्रल को, वेंट्रल इनहिबिट कर रहा है डॉर्सल को।
सही बात है, तीनों सिचुएशन डिस्क्राइब हो रही हैं, तीनों सिचुएशन डिस्क्राइब हो रही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हमारा आंसर हो जाएगा सी। देन हम देखते हैं डी को भी। डी में क्या लिखा है कि mRNA जो है, mRNA इनहिबिट कर रहा है डॉर्सल को, एक सिचुएशन सही है, पर डॉर्सल जो है वो वेंट्रल को प्रमोट कर रहा है और वेंट्रल जो है वो डॉर्सल को प्रमोट कर रहा है। रॉन्ग, ये तो बिल्कुल गलत बात बोली गई है जो हमें सिचुएशन दी थी, बिल्कुल अपोजिट बात बोली गई है जो हमें सिचुएशन दी थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट में बोला कि डॉर्सल जो है वो वेंट्रल को इनहिबिट कर रहा है, सेकंड में बोला वेंट्रल डॉर्सल को इनहिबिट कर रहा है, थर्ड में बोला कि आरएनए डॉर्सल को इनहिबिट कर रहा है, एंड फोर्थ में बोला कि आरएनए कैसे इनहिबिट कर रहा है, अपने टारगेट आरएनए के थ्रू। ओके, तो ये सारी बातें हमें किस में गिवन है, सी में गिवन है, हमारा सी आंसर आ गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम साइज इन अरेबिडोप्सिस। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है अरेबिडोप्सिस में, उसके कुछ फैक्ट्स गिवन है। अच्छा, अब आप खुद बताइए, जब हमने आपको प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था कि हमारा सैम का साइज किस पे डिपेंड करता है। सैम का साइज हमारा फीडबैक लूप पे डिपेंड करता है। कैसे? वुक्सल क्या करता है, वुक्सल सैम के साइज को इंक्रीज करता है। वुक्सल क्या करता है, सैम के साइज को इंक्रीज करता है, क्योंकि वो हमारा डिवीज़न में, सेल डिवीज़न में, इन सब में हेल्प करता है, तो वो सैम के साइज को इंक्रीज करता है। बट जो हमारे कैलवेटा जीन होते हैं, वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, कैलवेटा 1, कैलवेटा 2, कैलवेटा 3। कैलवेटा 1 जो होता है और कैलवेटा 3 जो होता है, ये फंक्शनल होते हैं मेन। कैलवेटा 3 लाइगेंड होता है, कैलवेटा 1 पे आके बाइंड होता है, और ये हमारे वुक्सल को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि सैम का साइज ज़्यादा इंक्रीज ना हो। इट मीन्स कैलवेटा तो इनहिबिट कर रहा है सैम के साइज को, सैम की ग्रोथ को, और हमारे वुक्सल जीन उसको प्रमोट कर रहे हैं। कैलवेटा कैसे इनहिबिट कर रहा है, वुक्सल जीन को इनहिबिट करके इनहिबिट कर रहा है। तो हमें कुछ सिचुएशंस दिया है, हमें कुछ सिचुएशंस गिवन है, ये सारी सिचुएशंस, और इनके सिचुएशन को पढ़ने के बाद हमें ये जो मार्क करने हैं, हमें ये सब मार्क करने हैं कि इन चारों में से कौन सी सिचुएशन करेक्ट है। अब आपको सिचुएशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वही सब बोला है जो अभी मैंने बताया। क्या बोला है कि कैलवेटा का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, कैलवेटा का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो बिगर सैम होगा। ऑब्वियसली बात है, कैलवेटा जो है वो इनहिबिट कर रहा है, कैलवेटा इनहिबिट कर रहा है वुक्सल को इनहिबिट करके, तो कैलवेटा का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, तो बिगर सैम तो होगा ही कैलवेटा फर्स्ट का। बी बोला है कैलवेटा 3 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, जब भी बिगर सैम होगा। सी बोला है वुक्सल का इनहिबिशन हो जाएगा, वुक्सल का लॉस हो जाएगा, तो स्मॉलर सैम होगा। ऑब्वियस, वुक्सल क्या करता है, वुक्सल हमारा सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो वुक्सल का लॉस ऑफ होते ही फंक्शन हमारा जो सैम का साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इन सारी सिचुएशन के बेसिस पे हमें ये मार्क करना है, और हमें पूरी कहानी, पूरी स्टोरी पता है कि कैलवेटा 3 आता है, कैलवेटा 1 से बाइंड होता है, क्योंकि कैलवेटा 3 लाइगेंड है, कैलवेटा 1 से बाइंड हुआ, कैलवेटा 1 और कैलवेटा 3 ने मिलके वुक्सल को इनहिबिट किया। जब वुक्सल इनहिबिट हो गया तो हमारा सैम का साइज रिड्यूस हो गया। अदरवाइज वुक्सल सैम के साइज को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फीडबैक लूप चलता है, पहले हमारा वुक्सल एक बार आया तो सैम का साइज इंक्रीज हुआ, फिर हमारा कैलवेटा आया, उसने वुक्सल को इनहिबिट किया तो सैम का साइज डिक्रीज हुआ, जिससे कि सैम का साइज ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा छोटा भी ना रह जाए, ज़्यादा स्मॉल भी ना रह जाए, ज़्यादा बिग भी ना हो जाए। इसके लिए हमारा ये पूरा का पूरा जो फीडबैक लूप है ये चलता रहता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं। ए ऑप्शन को देखें, तो ए ऑप्शन में क्या गिवन है, कैलवेटा फर्स्ट आया, कैलवेटा थर्ड आया, इन दोनों ने अलग अलग वुक्सल को प्रमोट किया। पहली बात तो कैलवेटा जो है वो वुक्सल को प्रमोट करता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन को यदि हम देखें तो बी ऑप्शन में बोला है कैलवेटा 1 ने, कैलवेटा 3 ने वुक्सल को इनहिबिट किया और वुक्सल सैम के साइज को इंक्रीज कर रहा था। ये सिचुएशन सही है, बट इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। कैलवेटा 1 अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता वुक्सल को इनहिबिट करने के लिए, कैलवेटा थर्ड भी अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता वुक्सल को इनहिबिट करने के लिए, और इन्होंने अलग अलग कैलवेटा लिए हैं। क्यों? क्योंकि कैलवेटा थर्ड जो है वो लाइगेंड है, कैलवेटा फर्स्ट रिसेप्टर है। जब तक लाइगेंड रिसेप्टर पे आके बाइंड नहीं होगा, जब तक हमारा कुछ भी नहीं होगा, तो हमारा ये सिचुएशन भी गलत हो गई। सी आता है हमारा कैलवेटा 3 आया, कैलवेटा 1 से हमारा बाइंड हुआ, फिर कैलवेटा 3 एंड कैलवेटा 1 ने वुक्सल को इनहिबिट किया, जो कि सैम साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये सी सिचुएशन बिल्कुल सही है, सी सिचुएशन बिल्कुल करेक्ट है। डी सिचुएशन आती है, डी भी देख लेते हैं एक बार। डी में क्या बोला है, कैलवेटा 1 ने कैलवेटा 3 को इनहिबिट किया। नहीं, कैलवेटा 1 तो लाइगेंड है और कैलवेटा 3 तो रिसेप्टर है, तो कैलवेटा 1 जो
जब कैलबेटा 3 से आगे बाइंड होता है तो वो तो उसको एक्टिवेट करता है, वो तो हमारे रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो वोक्सल को इनहिबिट करता है। वोक्सल को इनहिबिट करके हमारा साइन के साइज को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि वोक्सल साइन के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सी सिचुएशन सही आ जाती है, सी आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेंसिव मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडीज ऑन mRNA 156, mRNA 172, SPL genes, AP2 like genes have yielded the following functional model on the juvenile adult reproductive transition in Arabidopsis. ओके, हमें इसमें फुल चार्ट गिवन है, हमें इसमें फुल एक चार्ट गिवन है और पूछा है, उस चार्ट में हमें बताया है कि हमारा इन जीन्स के रिस्पॉन्सिबल होने पर, इन जीन्स के इनहिबिट होने पर हमारी फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग कौन से स्टेज में होती है? रिप्रोडक्टिव फेज में होती है। तो हमें इसमें 4 प्लांट्स गिवन है, 4 सिचुएशंस बोल दीजिए, 4 प्लांट्स बोल दीजिए, A B C D ये गिवन है। अब बोला है कि A और B तो जुनेवाइल स्टेज में है और C and D रिप्रोडक्टिव स्टेज में है। रिप्रोडक्टिव स्टेज में है मतलब फ्लावरिंग हो रही है। रिप्रोडक्टिव स्टेज को हम बोल सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज। ओके, तो मीन्स हमारा C और D में फ्लावरिंग हो रही है, A और B में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। A एंड B जुवेनाइल स्टेज में है और C और D रिप्रोडक्टिव स्टेज में है। मीन्स C और D में फ्लावरिंग है और A और B में फ्लावरिंग नहीं है। तो अब हमें ये बताना है कि A एंड B में कौन कौन से जीन्स एक्टिव होंगे एंड C एंड D में कौन कौन से जीन्स एक्टिव होंगे। सो इसमें बोला है फ्लावरिंग कब होती है। हम ग्राफ को जब भी लेके चलते हैं, जब भी स्टडी करते हैं, वो बिल्कुल एंड से स्टडी करते हैं ना फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल था, फिर उस जीन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल था, फिर उस जीन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल था। तो जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग के लिए हमारा AP2 लाइक जीन इनहिबिट कर रहा था फ्लावरिंग को। AP2 लाइक जीन इनहिबिट कर रहा था फ्लावरिंग को। फिर से सुनिए, AP2 लाइक जीन इनहिबिट कर रहा है फ्लावरिंग को। फ्लावरिंग किसमें हो रही है? C एंड D में फ्लावरिंग हो रही है। इट मीन्स C एंड D में कभी AP2 लाइक जीन नहीं आएगा। यदि AP2 लाइक जीन वहाँ पे आ गया तो उस पर रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आएगा और फ्लावरिंग नहीं होगी। तो C एंड D जो है, ये जो C एंड D जो है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, फ्लावरिंग की स्टेज में है, तो इनमें AP2 लाइक जीन कभी नहीं आएगा। C एंड D में यदि आपको किसी ऑप्शन में AP2 लाइक जीन मिल जाए तो उस ऑप्शन को क्रॉस करिए, फिल्टर कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऑप्शंस को फिल्टर करते जाइए। तो हमारा A ऑप्शन में देखिए, A ऑप्शन जो है, A ऑप्शन में हमारा C एंड D में AP2 लाइक जीन है। हाँ, तो हमारा A ऑप्शन हो गया रॉन्ग, क्योंकि C एंड D में हमारा AP2 लाइक जीन है। ऐसे ही B ऑप्शन में भी D में AP2 लाइक जीन है, तो B ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। C ऑप्शन पे आए तो C ऑप्शन में भी हमारा C में AP2 लाइक जीन है, तो C भी क्रॉस हो गया। D ऑप्शन में आएंगे तो हमारा B में AP2 लाइक जीन है। B में तो वैसे भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, AP2 लाइक जीन तो आ ही रहा होगा, जब भी तो वो हमारा इनहिबिट कर रहा होगा फ्लावरिंग को। C एंड D में तो AP2 लाइक जीन नहीं है, तो हमारा D ऑप्शन हो गया करेक्ट। सिंपल, एक ही फंडे से आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट इन Arabidopsis एज शोन बिलो, several genes, transcription factors AP1, AP2, AP3, AG, etc. are involved. AP1, AP2, AP3, agamose, pistillata, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावरिंग। ओके, देन हमारा जो ABC मॉडल है वो हमें गिवन है। ABC मॉडल क्या है? देन हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इफ हम फर्स्ट A स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने बोला है AP2 एपिटेला 2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेपल्स एंड पेटल्स डेवलपमेंट। एपिटेला 2 हमारा सेपल्स एंड पेटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके लिए पहले हम इस जो मॉडल है इसको कंप्लीट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी A क्लास ऑफ जीन है, इसमें हमारे कौन कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं। A क्लास में हमारे AP1, AP2 प्रेजेंट होते हैं। जो B क्लास है इसमें हमारा AP3 प्रेजेंट होता है एंड पिस्टिलेटा प्रेजेंट होता है। एंड जो हमारी C क्लास है उसमें हमारा एगेमॉस प्रेजेंट होता है। तो इसमें बोला है कि AP2 जो है वो सेपल्स एंड पेटल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियसली AP2 जो है वो A क्लास में प्रेजेंट है। A क्लास की वजह से सेपल्स भी आ रही हैं और A एंड B की वजह से पेटल्स भी आ रही हैं, तो A हमारा दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखा जाए यहाँ पे करेक्ट आंसर A ही आ जाता है, बट स्टिल हम आगे के ऑप्शन देखते हैं। ओके, B में देखा जाए तो B में हमारा एगामॉस जो है वो क्लास A जीन में आता है। नहीं, एगामॉस तो हमारा क्लास C जीन में आता है।
तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन देखा जाए, सी ऑप्शन में क्या बोला है, AP1 जो है वो कार्बन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डेवलपमेंट कब हो रहा है, कार्बन डेवलपमेंट सी से हो रहा है। सी में क्या प्रेजेंट है, सी में एगामॉस प्रेजेंट होता है। इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। डी देखा जाए, डी में क्या बोला है, AP3 जो है वो सेपल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। AP3 इसमें प्रेजेंट होता है। AP3 हमारा बी क्लास में प्रेजेंट होता है। बी क्लास की वजह से पेटल एंड स्टेमन का डेवलपमेंट होता है। ए क्लास की वजह से होता है सेपल्स का डेवलपमेंट। ए क्लास में हमारा AP1 AP2 प्रेजेंट होता है। तो हमारा डी भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट होम्योटिक जीन डज नॉट एनकोड MADS डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन फ्लोरल ऑर्गन स्पेसिफिकेशन। जो हमारा फ्लोरल ऑर्गन जीन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, AP1 होता है, AP2 होता है, AP3 होता है, पिस्टलेटा होता है, एगामॉस होता है। इन 5 जीन्स में हमारा कौन सा डोमेन प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, MADS होता है। MADS हमारा AP1 में, AP3 में, पिस्टलेटा में, एगामॉस में होता है। AP2 अकेला ऐसा फ्लावरिंग ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है जिसमें हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डोमेन जो होता है वो हमारा GCC बॉक्स प्रेजेंट होता है। इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा फ्लावरिंग जीन है जो एनकोड नहीं होता MADS डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू। तो ऑब्वियसली AP2 में हमारा प्रेजेंट नहीं होता। AP1 में, एगामॉस में, AP3 में, इन सब में मैट्स बॉक्स ही प्रेजेंट होता है, MADS बॉक्स ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द ABC model during flower development, loss of A activity result in the formation of only stamen and carpel. Which one of the following floral organ identity gene control the class A activity? Class A activity को कौन कौन कंट्रोल करता था, AP1 एंड AP2। क्लास A की में AP1 AP2 प्रेजेंट होते हैं। क्लास B में हमारा AP3 एंड पिस्टलेटा प्रेजेंट होता है। एंड क्लास 3 में हमारा एगामॉस प्रेजेंट होता है। तो हमारा इसमें क्या आंसर आ जाता है, AP1 एंड AP2। AP1 एंड AP2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिविजुअल्स एंड ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ होम्योटिक जीन इन एडजेसेंट ओल्स ऑफ द फ्लावर डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट इन एन अरेबिडोप्सिस म्यूटेंट फ्लोरल ऑर्गन आर डिस्टर्ब एज फॉलोज। इन्होंने बोला है कि कोई म्यूटेशन हुआ अरेबिडोप्सिस मॉडल में जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट ओल में कार्पल आ गया, देन स्टेमन आ गया, स्टेमन आ गया, कार्पल आ गया। और आना क्या चाहिए था, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल, ये सब आने चाहिए थे। बट क्या आ गया हमारा, कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल आ गया। इट मीन्स हमारा जो सेपल्स और पेटल्स के लिए जो जीन्स थे उनमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सेपल्स और पेटल्स के जीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो हमारे सेपल्स एंड पेटल्स के लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट मीन्स हमारा जो लॉस हुआ है वो हमारा ए जीन का लॉस हुआ है। क्योंकि ए जीन का लॉस हो गया जब भी तो सी ने उसकी पूरी की पूरी पोजीशन ले लिया। सी ने उसकी पोजीशन ले लिया जब भी तो हमारा कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल आए हैं। एंड ए जीन में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ए क्लास में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, AP1 AP2। तो यहाँ पे ऑप्शन में AP फर्स्ट तो नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में AP सेकंड है। तो किसका लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है, AP सेकंड का लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीफी आर रेगुलेटरी जीन इन अरेबिडोप्सिस इज करेक्ट। लीफी कौन सा जीन था, हमारे 2 टाइप के जीन्स होते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, ऑर्गन आइडेंटिटी जीन को स्टिमुलेट करते हैं। पहले हमारे मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन आते हैं, दैट इज लीफी। ये हमारे स्टिमुलेट करते हैं ऑर्गन आइडेंटिटी जीन को, AP1 AP2 AP3 पिस्टलेटा, एगामॉस, इन सबको। ओके, सो यहाँ पे लीफी के रिगार्डिंग एक करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, देखते हैं लीफी के स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पूछा है लीफी इन्वॉल्व्ड है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन में। ऑब्वियसली ए तो करेक्ट है, इट मीन्स BCD रॉन्ग हो गया। देखते हैं बी है लीफी इन्वॉल्व्ड है लीफ एक्सपेंशन में। नो, लीफी साइज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसका। लीफी जो है वो फार रेड लाइट के थ्रू सीडिंग करता है। नो, फाइटोक्रोम थोड़ी है जो फार रेड लाइट और रेड लाइट की सेंसिटिव या रिस्पॉन्स लेगा। डी पूछा है कि लीफी जो है वो रूट मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है। नो, वो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है, रूट मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The control of flowering is a complex process involving several key regulatory genes. Some statements on the floral development are given below. हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रॉन्ग है. पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि टू मेजर टाइप ऑफ जीन रेगुलेट द फ्लोरल डेवलपमेंट, मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन. अभी यही तो बताया कि 2 टाइप के जीन से हमारा फ्लावरिंग होती है. पहले हमारे मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन आते हैं, दैट इज लीफी. देन हमारे ऑर्गन आइडेंटिटी जीन आते हैं, दैट इज AP1 AP2, ये सब जिसकी वजह से हमारा फ्लावरिंग होती है. तो हमारा फर्स्ट तो करेक्ट है. बी आता है द इम्पॉर्टेंट जीन इन अरेबिडोप्सिस दैट प्ले की रेगुलेटरी रोल इन मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन आर एपिटेला, लीफी, सप्रेसर ऑफ कॉन्स्टेंस. इसमें बोला है कि जो इम्पोर्टेंट जीन्स हैं वो हमारे एपिटेला जीन्स हैं, लीफी जीन है, सप्रेसर ऑफ कॉन्स्टेंस जीन है. यस, पहले सप्रेसर ऑफ कॉन्स्टेंस आता है, वो लीफी को एक्टिवेट करता है. लीफी हमारा एपिटेला जीन्स को एक्टिवेट करती है. ऑब्वियसली ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है. देन हमारा सी आता है द जीन दैट डिटरमाइन फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी वर डिस्कवर्ड एज फ्लोरल ओम्यूटिंग म्यूटेंट. जो जीन फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है AP1 AP2, ये डिस्कवर्ड कैसे हुए थे? ओम्यूटिंग म्यूटेंट के थ्रू. यस, जब इनका डिस्कवरी हुई थी तो उनकी डिस्कवरी हुई इस तरीके से थी कि किसी का लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा था, तो हमारा फ्लावर का होल्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने रिसर्च किया था कि कौन कौन से म्यूटेंट हो रहे हैं. मीन्स हमारी इनकी डिस्कवरी म्यूटेंट के थ्रू हुई थी. कोई भी जीन होता है उसकी मोस्टली डिस्कवरी म्यूटेंट के थ्रू होती है, क्योंकि हमें कोई भी म्यूटेंट मिलता है पहले हम देखते हैं ये म्यूटेंट क्यों आ रहा है. इट मीन्स कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल था किसी प्रोटीन के लिए, इसलिए ये म्यूटेंट आ रहा है, उस जीन में म्यूटेशन हो गया है, उसके थ्रू डिस्कवरी हुई थी. यस, ये भी हमारा करेक्ट है. सी भी हमारा करेक्ट है. डी आता है मोस्ट प्लांट होम्योटिक जीन बिलोंग टू द क्लास ऑफ रिलेटेड सीक्वेंस नोन FAD बॉक्स जीन. ये जो हमारे प्लांट जीन्स हैं ये FAD बॉक्स से मोस्टली जो है FAD बॉक्स रखते हैं. FAD बॉक्स जीन है नहीं, ये MADS बॉक्स जीन है. सिर्फ हमारा जो AP2 है वो MADS बॉक्स नहीं है और सारे MADS बॉक्स जीन है. तो ये हमारा डी इनकरेक्ट हो जाता है. तो हमारे कौन कौन से हैं? ABC करेक्ट है. ABC आएगा हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ A class, B class, C class gene in different holes. In an Arabidopsis mutant, the floral had sepals, carpel in the 4 holes. Mutation in which of the following is the cause of for the mutant phenotype? इन्होंने बोला है कि आने तो चाहिए थे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल, बट हमारे क्या क्या आ गए? हमारे सेपल्स आए, फिर सेपल्स आए, फिर कार्पल आए, फिर कार्पल आए. सेपल्स किसकी वजह से आते हैं? क्लास A जीन की वजह से. और कार्पल किसकी वजह से आता है? क्लास C जीन की वजह से. हमारे जो पेटल्स एंड स्टेमन है उसके लिए हमारा B भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो हमारा यहाँ पे B का लॉस हो गया है, जब भी तो हमारा सेपल कार्पल आया है. तो हमारा किसका लॉस हो गया है? B जीन्स का लॉस हो गया है. ऑप्शन देखते हैं. B ऑप्शन में बोला है कि B क्लास जीन का लॉस हो गया है. यस, B क्लास जीन का लॉस हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Following are certain statements regarding the activities of homeotic gene of class A, B, C involve the floral organ identity. Okay. हमें A, B, C जो है उनके नॉर्मल फंक्शन बताया है, हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है. फर्स्ट है एक्टिविटी ऑफ A alone specify sepals. A जो है वो सेपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. यस, A हमारी सेपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. B जो है वो अलोन पेटल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नहीं, B A के साथ मिलके पेटल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ये हमारा इनकरेक्ट है. R पूछा है एक्टिविटी ऑफ B एंड C रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेमन. यस, B C के साथ मिलके स्टेमन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ये हमारा करेक्ट है. S पूछा है एक्टिविटी ऑफ C अलोन स्पेसिफाई कार्पल्स. जो C है वो कार्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. यस, ये भी करेक्ट है. तो हमारा PRS करेक्ट है. PRS हमें गिवन है हमें डी ऑप्शन में. तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है. हमें ABC मॉडल पता होना चाहिए, उसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर लेंगे. ये है हमारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी से. ये हमारे 5 to 6 ईयर्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सारे यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं. मैंने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिस नहीं किया है. इफ़ कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिस हो भी गया है
और इफ आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप वो क्वेश्चन मुझे मेल कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।